दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। और इस क्रम में मेरा जो आपको वीडियो देने का योगदान है उसमें हम ज़रूर सफल हो रहे होंगे और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सोंध माटी हम लोग पूरा कहानी पढ़ चुके हैं, चारों कहानी का वीडियो दे दिए हैं। सोंध माटी जो कहानी है उसमें हम लोग ने क्या किया कि सारा कहानी तो पढ़ लिए और बहुत सारा कहानी का क्वेश्चन भी हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अब जो चारों कहानी पढ़ना है तो चारों कहानी का एक जगह एकत्रित क्वेश्चन जो है, एक जगह पूरा चारों चैप्टर का चारों कहानी का क्वेश्चन जो है एक वीडियो में करके दे रहे हैं। जिससे क्या होगा कि एक तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, याददाश्त आ जाएगा हम लोगों का, और दूसरा कि जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो हमारे माइंड में रहेगा। ऐसा करने पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और वो जब अपलोड करेंगे तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम लोग हैं स्टूडेंट, अगर इस चैनल पे नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्टिव सेट कहीं और अभी लगा सकते हैं। बहुत जगह ऑब्जेक्टिव अब चल रहा है, अब तो बहुत सारे चैनल वाले फ्री में बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव किसी और चैनल से भी यूज करके लगा सकते हैं और तो इससे हम लोगों का तैयारी क्या है वो पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो सोंध माटी के 4 कहानी जो हम लोग पढ़े उसका कंपाइल वीडियो है। तो उसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसमें सबसे पहले है कि सोंध माटी जो कहानी है वो लिखा कौन है, तो वो लिखने वाले हैं डॉक्टर विनोद कुमार। सोंध माटी कहानी कौन लिखे हैं? सोंध माटी पुस्तक जो लिखे हैं वो लिखे हैं डॉक्टर विनोद कुमार। प्रोफेसर विनोद कुमार होना चाहिए था, ठीक है। तो प्रोफेसर विनोद कुमार ने लिखा। इनका जन्म 18 नवंबर 1961 1961 में हुआ। तो विनोद कुमार का जन्म कब हुआ? 18 नवंबर 1961 में। इनका जो स्थान मतलब जन्म स्थान कहाँ है? तो ग्राम दारूडीह झुमरा हजारीबाग में है। कहाँ है? ग्राम दारूडीह झुमरा हजारीबाग, ठीक है। किसका? प्रोफेसर विनोद कुमार का। प्रोफेसर विनोद कुमार का दारूडीह झुमरा में है। इनके पिता का नाम क्या था? मथुरा प्रसाद। इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद और माता का नाम क्या था? सुगवंती देवी, ठीक है। इनके माता का नाम, विनोद कुमार के माता का नाम सुगवंती देवी, पिता का नाम मथुरा प्रसाद। इनकी शिक्षा जो है वो बीए 1981 में किए और बीए 1981 में पॉलिटिकल साइंस लेकर के किए थे। तो पॉलिटिकल साइंस से, और कहाँ से किए थे? संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। और 1982-84 में, ठीक है, कहीं कहीं 86 दिया हुआ है, इन्होंने एमए किया। और एमए इन्होंने 2 विषय में किया। सबसे पहले इन्होंने खोटा विषय से एमए किए और फिर बाद में हिंदी विषय से भी एमए किए। तो एमए 2 विषयों में है, खोटा और हिंदी में। रचना, इनकी जो रचनाएं हैं 1990 में इन्होंने लिखा सोंध माटी, ठीक है। तो सोंध माटी का पहला प्रकाशन 1990 में हुआ था और दूसरा प्रकाशन फिर 2017 में हुआ, ठीक है। तो सोंध माटी का पहला प्रकाशन 1990 में और दूसरा प्रकाशन 2017 में। और ये सोंध माटी अगर पूछा जाए कि कैसा कहानी है तो ये कविता भी है इसमें और कहानी भी है। तो कविता कहानी संग्रह है। सोंध माटी कैसा कहानी है? कविता कहानी संग्रह, ठीक है, मिली जुली है। पहला प्रकाशन 1990 में और दूसरा प्रकाशन 2017 में। इनके पिताजी का नाम क्या था? मथुरा प्रसाद। और इनकी माता का नाम क्या था? सुगवंती देवी, ठीक है। और उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ? विनोद कुमार का जन्म दारूडीह झुमरा हजारीबाग में, ठीक है। और कब हुआ था इनका जन्म? 18 नवंबर 1961 में। आई होप कितना याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने और भी चीज़ लिखा, जैसे इनका एक पुस्तक है खोटा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। ये 2019 में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? खोटा गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन 2019 में। और इनका एक खोटा कहानी संग्रह है बोन परता एक पुस्तक है जो कि खोटा कहानी संग्रह है, मतलब इसमें सिर्फ कहानी है। तो बोन परता कहानी ये लिखे हैं। इनको सम्मान मिला खोटा रत्न सम्मान 1993 में। तो डॉक्टर विनोद कुमार को, प्रोफेसर विनोद कुमार को खोटा रत्न कब मिला? 1993 में। डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप सम्मान इनको 2018 में दिया गया। झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में मिला। झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में मिला।
तो ये था इनके बारे में। तो अब हम लोग समझ गए कि सोंध माटी जो है वो कहानी संग्रह, कहानी कविता संग्रह है, और ये इसके लेखक जो हैं डॉक्टर विनोद कुमार हैं। और इस सोंध माटी पुस्तक के प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक है आदिवासी कल्याण अकेडमी बिहार सरकार। ठीक है, अब आदिवासी कल्याण अकेडमी बिहार सरकार या जनजातीय भाषा अकेडमी बिहार सरकार। प्रथम प्रकाशन हम लोग देख चुके हैं कि 1990 में हुआ और दूसरा प्रकाशन 2017 में। और इसमें जो ये पुस्तक है सोंध माटी, इसमें जो 2 शब्द लिखने वाले हैं, अक्सर पूछा जाता है कि सोंध माटी कर 2 शब्द के लिखले है, तो बोलेंगे डॉक्टर रामदयाल मुंडा। कौन लिखे हैं? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हैं वो क्या थे? पहले तो पूर्व कुलपति थे, जो रांची यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहानी में। इसमें जो पहला कहानी हम लोग को पढ़ना था उबार कहानी। उबार कहानी जो हम लोग को पढ़ना था, इसमें एक किसान की कहानी रहती है कि किस तरह से वो अपने बेटे को पढ़ाता है और गांव के ही लोग किस तरह से उसे पॉलिटिक्स करके फंसा देते हैं बेचारे को। तो गरीब किसान बेचारा, पैसा नहीं रहता है अपना बेटा को पढ़ाने के लिए, लेकिन उस पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है। तो ये कहानी इसमें हम लोग पढ़े। झबरू नाम के एक किसान का था, उसका बेटा बिहारी था जो तो कि दरोगा बनता है बाद में, तो उसी का कहानी है। उबार का मतलब क्या होता है? उबार मतलब होता है उद्धार करना। यदि कोई फैमिली का लड़का जो बहुत गरीब परिवार का है, घर में खाने का नहीं है, लेकिन मेहनत से पढ़ लिख करके और फिर क्या करता है, कोई अच्छा नौकरी ले लेता है, तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है, तो उसी को उद्धार करना भी कहते हैं। उबार कौन किताबें कहानी लागे? तो उबार किस किताब की कहानी है? तो बोलेंगे सोंध माटी का। किस कहानी, किस किताब में है? सोंध माटी में। और सोंध माटी के लिखवैया कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार सोंध माटी के लिखवैया हैं। कौन है सी लिखवैया? डॉक्टर विनोद कुमार। उबार कहानी के किसान के नाम का हवे है? उबार कहानी में जिस किसान का जिक्र हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है झबरू। कहानी में किसान का नाम क्या रहता है? झबरू। झबरू कैसन किसान लगे है? तो झबरू कैसा किसान था? तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, टुटपुंजिया किसान। टुटपुंजिया कहने का मतलब है कि छोटा मोटा जो किसान है, गरीब किसान जो होता है, उसके लिए यहाँ पे टुटपुंजिया वर्ड किया गया है। तो झबरू कैसन किसान है? तो टुटपुंजिया किसान। झबरू के बेटा का नाम बतावा। झबरू के बेटा का नाम क्या बताया गया है? तो झबरू के बेटे का नाम कहानी में बताया गया है बिहारी। झबरू के बेटे का नाम क्या था? बिहारी। झबरू परिवार में कितने लोग थे? तो झबरू के परिवार में टोटल 5 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 5 लोग। एक था झबरू, झबरू की पत्नी, दूसरा था बिहारी और तीसरा था पार्वतिया जो कि उसकी बेटी, और सुमिया 2 बेटी। तो इस तरह से कुल 5 लोग थे। पहला झबरू, उसकी पत्नी, उसका बेटा बिहारी, उसका पार्वतिया, फिर सुमिया। झबरू के कै गो बेटा बेटी हल थी? तो झबरू का एक बेटा था जिसका नाम बिहारी था, और दूसरा बेटी जो थी, 2 गो बेटी थी, एक का नाम पार्वतिया और दूसरी सुकिया, मतलब पार्वती नाम होगा, और सुमिया तो सुमी नाम होगा। तो चिगड़ा के हम लोग तो बिगाड़ के नाम बोलने में माहिर हैं, तो इसीलिए एगो बोलता है पार्वतिया और सुमिया। ठीक है, झबरू के बेटी के नाम का हल? तो झबरू की जो बेटी थी उसका नाम था, एगो का पार्वतिया और दूसरा का सुमिया। ठीक है, अगर आपको छाहिर कहानी याद होगा तो उसमें जो महेश्वर है अपने गांव आता है तो उसकी पत्नी का नाम भी पार्वती रहता है कि नहीं? तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं एक कहानी से दूसरा, तो आपको पूरा कहानी याद हो जाएगा। तो छाहिर में वो कौन सा कहानी था जिसमें महेश्वर अपने घर आता है और उसकी पत्नी का नाम रहता है पार्वती? आप कमेंट करके बताइएगा कोई इस कहानी का बात हम कर रहे हैं। झबरू, झबरू केकर छठी में गेल हल? तो झबरू इस कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है, शुरू में तो सब ठीक चलते रहता है, लेकिन झबरू के एक फंक्शन में जाता है अपने गांव में, और वो किसके घर था? तो वो था तिलका कुम्हार के छुआ के छठी में। तिलका कुम्हार का जो बच्चा था उसके छठी हो रहा था, उसी के छठी में गया था, जहाँ पर गणेश और महेश बाबू बैठल थे और उसी पे कमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस साल झबरू का बहुत बढ़िया आलू का खेती हुआ रहता है। तो सोचता है कि इस बार बेचकर सब कर्जा उर्जा माफ़ हो जाएगा और बेटा को पढ़ाइयों देंगे, यही सोचकर। तो लेकिन कहानी यहीं से बदल जाता है। तो झबरू केकर छठी में गेल हल? तो झबरू गया था तिलका कुम्हार के छुआ छठी में। कहानी में झबरू का एक सलाहकार भी होता है, एक मित्र भी होता है, जिससे वो अपने बेटा को पढ़ाने उड़ाने के लिए राय सलाह लेता है कि पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है बुधना।
तो झबरू के सलाहकार के नाम के हवे है, तो उसका नाम था बुधना। तिलका कुम्हार घरे के हल थी। तिलका कुम्हार के यहाँ जब छठी में जाता है, ठीक है, तिलका कुम्हार के छुआ के छठी रहता है, तो उस छठी में जब जाता है तो उसके घर कौन कौन रहते हैं? उसके घर रहते हैं गणेश बाबू, महेश बाबू। गांव के ही दो गो बहुत प्रतिष्ठित और माननीय सम्मानीय व्यक्ति, पैसा वाला आदमी रहता है। ये सब क्या नाम रहता है? गणेश बाबू और महेश बाबू। गांव के रंग कौन उड़ा देवे है? तो गांव का रंग मतलब गांव का रंग क्या है? गांव में आपस में लोग मिलजुल के रहते हैं, प्रेम भावना रहता है, भाईचारा का भावना रहता है। लेकिन ये सब जो रंग है वो कौन उड़ा देता है? तो ये सब रंग उड़ा देता है पॉलिटिक्स करवैया लोग, मतलब थोड़ा एक दूसरे से जलन करने वाले जो लोग गांव में रहते हैं, और या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, एक दूसरे को बदनाम करने वाले जो लोग रहते हैं, वही लोग गांव के रंग को क्या करता है? उड़ा देता है, ख़त्म कर देता है। नहीं तो गांव के लोग तो सब सीधे साधे भोले भाले होते हैं और मिलजुल के रहते हैं। साहूकार कर बेटा का नाम बतलावा। इसमें एक साहूकार है और उसके बेटा का नाम क्या रहता है? तो बेटा का नाम रहता है बीरू। बीरू जो कि झबरू से पैसा भी ठग लेता है और फिर न्याय दिलाने के नाम पर, और बाद में उसको फंसा भी देता है। तो साहूकार जो होता है उसके बेटा का नाम क्या रहता है? उसके बेटा का नाम बीरू। गांव में दुई गो मनीन आदमी, मनीन मतलब माननीय सम्मानीय इज्जतदार आदमी, कौन रहे? तो गांव के दो गो मनीन आदमी कौन रहता है? गणेश बाबू और महेश बाबू, ठीक है। झबरू के गाय गरू केकर खेत में ढुक गेल रहे। तो झबरू के गाय गरू किसके खेत में ढुक मतलब घुस गया था? किसके खेत में घुस गया था? तो बोलेंगे गणेश बाबू और महेश बाबू के घर में। गणेश बाबू के खेत में कौन फसल लगल रहे? गणेश बाबू के खेत में कौन सा फसल था जिसको खाने के लिए गाय गरू? घुसा नहीं था एक्चुअली में, उसको तो घुसा दिया था ज़बरदस्ती। महेश बाबू और बीरू दोनों मिल करके क्या करता है? इसका झबरू का जो जानवर रहता है, डांगर जो रहता है, उसको खोल के ले जाके घुसा देता है ज़बरदस्ती उसके खेत में। तो ये क्या फसल लगल रहता है? तो गेहूं का फसल लगल रहता है, ठीक है। तो उसी को खाने के लिए घुसा देता है। के झबरू के डांगर के खोल के गणेश बाबू के खेत डुकाइल देलथिन। झबरू के डांगर मतलब जानवर को खोल करके और फिर जा करके कहाँ? तो गणेश बाबू के खेत में। किसके खेत में? गणेश बाबू के खेत में घुसा देता है। कौन? तो बीरू और महेश। बीरू और महेश जो कि झबरू से जलता है कि आलू हो गया है बढ़िया, अब तो ये अपना रंगते चेंज कर देगा, ये सोच करके क्या करता है? इन लोग खोल देता है और जाके उसके खेत में घुसा देता है। पंचायत झबरू पे कितना जुर्माना लगाए दिलथिन। पंचायत जो होता है वो झबरू पे कितना जुर्माना लगा दिया था? तो पंचायत जो है वो झबरू पे 200 रुपया का जुर्माना लगाता है, और 200 रुपया का जुर्माना और साथ में क्या बोलता है कि आज के बाद अपना गाय गरू के तो नहीं खोलेगा, ठीक है। तो यही लगाता है। तो कितना का जुर्माना? 200 रुपया का। झबरू अपन घर बारीक गहकी लगाए के कितना में बेचलक। झबरू अपना घर और बारी सब बेच देता है गहकी लगा के। कितना में? तो टोटल उसको 500 रुपया मिलता है। 500 रुपया में 200 रुपया जो है वो क्या करता है? यहाँ भरता है जुर्माना में, और 300 रुपया बिहारी के कॉलेजे लिखाई कितना दिलक। तो बिहारी के कॉलेज में नाम लिखवाने के लिए 300 रुपया देता है, ठीक है। आईए के परीक्षा में बिहारी कौन स्थान पौलक। तो आईए का परीक्षा देता है, उसमें बिहारी क्या होता है? प्रथम स्थान पाता है। लेकिन इसी साल, ठीक है, एक हादसा भी हो जाता है। क्या हादसा था? कॉलेजे करल के कितना बछर का मतलब है वर्ष, कितने वर्ष बाद, कितना बछर बाद झबरू मर गेल। तो कितना बछर बाद मर गेल? तो बोलेंगे 3 बछर, मतलब 3 साल के बाद। कॉलेज करने के कितने साल के बाद? 3 साल के बाद जो होता है, क्या होता है? वो झबरू मर जाता है। बिहारी कौन नौकरी पौलक। तो बिहारी जो है पुलिस इंस्पेक्टर के नौकरी पाता है। पुलिस इंस्पेक्टर का एंट्रेंस एग्जाम देता है, उसमें पास भी होता है, और इस तरह से बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाहत, ठीक है। ये बात है। बिहारी कर माए कौची बेच कर बेटा के बीए करल थी। बिहारी झबरू जब आईए में रहता है, उसी समय झबरू मर जाता है, तो फिर बिहारी जो है कौची बेचती है? तो हंसली का मतलब घेचाक हंसली बोला है कहानी। हंसली का मतलब क्या होता है? महिलाएं जो होती हैं अपने गले में जो सिकड़ी पहनती है मोटा वाला,
ठीक है, चांदी का, उसी को कहते हैं हंसली। तो उसी को बेच करके ये करती है। ठीक है, तो ये उबार कहानी से जो था इतना था। अगला कहानी हमारा है जिंदगी डोवानी। ये भी सोंध माटी का ही है। तो सोंध माटी के लिखवैया हैं डॉक्टर विनोद कुमार, इसलिए जिंदगी के भी लिखवैया कौन हो जाएंगे? डॉक्टर विनोद कुमार। जिंदगी डोवानी कौन किताबें कहानी लागे? जिंदगी डोवानी किस के है? तो यहाँ पे गलती से छाहिर लिखा गया है। तो जिंदगी डोवानी जो है वो सोंध माटी का है। ठीक है, कौन कहानी का है? तो बोलेंगे सोंध माटी। सोंध माटी का है। ठीक है, आप लोग समझ आइएगा। जिंदगी डोवानी कौन से किताब का है? तो सोंध माटी का। और ई किताबें के लिखवैया के हद, इस किताब के लिखवैया कौन है? तो इसके लिखवैया जो है वो है प्रोफेसर विनोद कुमार। और प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म बछर बतावा, तो बोलेंगे 18 नवंबर 1961। प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म स्थान कहाँ है? तो दारूडी हजारीबाग में जन्म हुआ था। विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? बोलेंगे दारूडी हजारीबाग। विनोद कुमार के बापे का नाम का हल? विनोद कुमार के पिताजी का नाम क्या था? तो बोलेंगे मथुरा प्रसाद था। और उनके माई के नाम सुगवंती देवी। माई का नाम क्या था? सुगवंती देवी। विनोद कुमार के कौन सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1993 में क्या मिला था? खोटा रत्न। और 1990 में ये कौन सा किताब लिखे हैं? 1990 में पहला प्रकाशन वाला किताब का नाम क्या है? तो सोंध माटी का ही प्रकाशन 1990 में पहला प्रकाशन हुआ। और दूसरा प्रकाशन फिर 2012 में। दूसरा प्रकाशन कब हुआ? 2012 में। तो इस तरह से ये सोंध माटी का 2 प्रकाशन है। जिंदगी डोवानी के मुख्य पात्र के है? जिंदगी डोवानी का मुख्य पात्र कौन है? तो जंगली। जिंदगी डोवानी में जंगली नाम का एक आदमी रहता है, वही इसका मुख्य पात्र रहता है। जो कि क्या रहता है? तो जो 30 साल का एक बेरोजगार है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, बीए हुए करके टाइट है, लेकिन नौकरी तो मिलवे नहीं किया है इसको। नौकरी ऐसा नहीं है कि बेचारा ढूंढा नहीं, नौकरी के लिए भी बहुत ढूंढा है, लेकिन इसको मिला ही नहीं। तो वो कौन है जिंदगी डोवानी का मुख्य पात्र? जंगली। ये कहानी कौन समस्या के दिखावल गेल है? ये कहानी में किस समस्या के बारे में बात किया गया है? तो शिक्षित बेरोजगारी, जो कि अभी हमारे समय हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या है शिक्षित बेरोजगारी। देखते हैं रेलवे का वैकेंसी निकालता है, 1 करोड़ लइकन भरता है। बेरोजगारी का आलम क्या है, बेरोजगारी का हाल क्या है, वो देखने के लिए आप एग्ज़ाम के समय चल जाइए रेलवे स्टेशन पे और फिर देखिए रेलवे स्टेशन में भीड़। कानून व्यवस्था को तो लोग इधर से उधर फेंक देता है जब ट्रेन में चढ़ना रहता है तब। समझ गए? तो वही है शिक्षित बेरोजगारी। तो बेरोजगारी ऐसा समस्या है। आज एक सीट पे हम ही लोग जब बैठेंगे तो एक सीट पे कम से कम तो हमको 200 लड़का को पीछे छोड़ना होगा, तब जा कर के आगे मेरा नौकरी हो सकता है। तो इस तरह से हमारी मेन मुख्य समस्या क्या है? शिक्षित बेरोजगारी। यही जेएसएससी का एग्ज़ाम में एक बच्चा का फाइट 200 स्टूडेंट से होगा। 200 स्टूडेंट को पीछे छोड़ेंगे तब जा कर के मेरा नौकरी हो सकता है। तो 200 उन लोग बैठल थोड़े होगा, सुतल थोड़े होगा, सब मेहनत कर रहा होगा, तो उन लोग से डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो शिक्षित बेरोजगारी हमारा मुख्य समस्या है, इस कहानी में बताया गया है। जंगली कैसन आदमी रहे? जंगली जो थी वो कैसा आदमी था? तो जंगली एक शिक्षित बेरोजगार था। जंगली कौन क्लास तक पढ़ल है? तो जंगली जो है वो बीए क्लास तक पढ़ल रहे। जंगली किस क्लास तक पढ़ल था? बीए तक। जंगली के बाप कब मोर गेल रहलथिन? तो जंगली जब आईए में था उसी समय उसके पिताजी जो थे वो गुजर गए थे। जंगली के पढ़ाई ला ओकर माई का गिरवी रखले हलती? तो जंगली के पढ़ाई के लिए उसकी माँ जो है घेचाक हंसली बेच दी थी और 2 भर सोनाक सिकड़ी। तो ये वाला याद रखना है, कितना भर। सेट में ये पूछ सकता है कितने भर का सिकड़ी बेची थी? तो 2 भर का। तो 2 भर सोना का सिकड़ी बंधिक रखी थी, बेची नहीं थी। बेची अपनी घेचाक हंसली, मतलब गला का जो चांदी वाला जो था मोटका वो वाला बेची, लेकिन ये जो सोना का सिकड़ी है उसको बंधिक रख दी थी। जंगली के बड़का भाई कहाँ काम करे हल? जंगली टोटल 3 भाई था। जंगली से बड़ा 2 भाई था। तो सबसे बड़ा वाला जो भाई था वो कोलियरी ऑफिस में काम करता था।
कहाँ काम करता था? कोलियरी ऑफिस में। वीडियो नहीं देखे हैं कहानी का या नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो पहले देख लीजिए, वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं। उसके बाद सारा सवाल आप अपने से लगा दीजिएगा। जंगली के मंझला भाई कहाँ काम करे हल? जंगली का जो मंझला भाई था वो कहाँ काम करता था? तो वो प्राइवेट गाड़ी का एजेंट था। मंझला भाई जो क्या था? प्राइवेट गाड़ी का एजेंट। और जो बड़का भाई था वो कोलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू के रूप में काम करता था। बचवन सब जंगली के देख के का कहा हल थी? तो बचवन जब जंगली घर से निकलता था, चूँकि 30 साल हो गया था, तो बचवन देखता था तो बोलता था बुढ़वा दादा, ए बुढ़वा दादा, देख बुढ़वा दादा जाइत था, देख बुढ़वा दादा जाइत था, इस तरह से बोलता था। एक बार जंगली कौन कंपटीशन पास कर ले हल? तो एक बार जो जंगली था वो दरोगा कंपटीशन पास किया था। कौन सा कंपटीशन? दरोगा का कंपटीशन। जंगली लेकिन उसमें हुआ नहीं, क्योंकि जब वहाँ गया तो वहाँ क्या चल रहा था? चांदी के जूता के सामने, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो लोग क्या कर, पैसा घूस उस दे दिया, तो इस बेचारे का नहीं हुआ। जंगली मने सही के का हो वह? अगर कहानी में जंगली का 2 अर्थ बताया गया है। एक जंगली मतलब जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है, नहीं बोलते हम लोग क्या जंगली जैसा कर रहा है, तो वही हो गया एक जंगली। और लेकिन दूसरे जंगली का मतलब बताया गया है इसमें कि बुद्धगर, जो बुद्धि जंगल में रहने वाला जो बुद्धगर यानी कि बुद्धिमान आदमी है, ज्ञानगर जिसको हर चीज़ का ज्ञान है, वो कहा गया है। जंगली केकर शादी में गेल रहे? तो जंगली अपने बचपन के दोस्त अशोक के शादी में गया था। ठीक है। सब घरे ओलिन जंगली के का कहा हल थी? सब घरे ओलिन जो था वो जंगली, ए जंगलिया ऐसे करके बुलाता सब। तो सब घर वाला सब क्या कहता था? जंगली कहता था। ठीक है, जंगलिया। दूध के माछी होइल मने का हुआ है? कहानी में मुहावरा भी आया है 2-3 ठो। तो जो दूध का माछी होने का मतलब क्या कहा गया है? बेकार इंसान हो जाना, मतलब जिसका कोई काम नहीं है। बोलते नहीं है दूध की मच्छी जैसा हमको फेंक दिया, मतलब काम निकल गया तो उसके बाद फिर हम बेकार हो गए तो हमको साइड किनारा कर दिया। तो वही होता है दूध का माछी हो जाना, मतलब बेकार इंसान हो जाना, अब कोई काम का नहीं रहना। चांदी के जूता मने का भेलै? चांदी के जूता मतलब क्या होता है? अमीर पैसा वाला आदमी। चांदी के जूता मतलब अमीर पैसा वाला आदमी जो होता है उसको कहते हैं। आखिर में माए मरते समय कितना पैसा देवे हल थी? आखिर में माए जो है वो मरते समय कितना पैसा दी थी? तो वो दी थी 100 रुपया। माई जो है वो मरते समय कितना पैसा दी थी? 100 रुपया दी थी कि बेटा पान के गुमटी खोल ली है, हम जाए थी हो। माए कौन दुकान खोलेला जंगली के कहल थी? तो माए जो है वो पान गुमटी खोलने के लिए जंगली को पैसा देती है 100 रुपया। एक बार जंगली कौन कंपटीशन पास कर ले हल? तो एक बार जंगली जो था वो दरोगा कंपटीशन पास किया था। ये तो अभी हो ही गया, लगता है दोबारा हो गया। ठीक है, तो ये पान का गुमटी खोलने के लिए पैसा दी थी। अब हम लोग अगला कहानी चलते हैं। अगला कहानी है हूब। कहानी मतलब क्या होता है? हूब का मतलब होता है खुशी मिलना। ठीक है, किसी काम में। तो हूब कहानी किसके है? तो हूब कहानी जो है वो सोंध माटी का किताब का कहानी लगे। किसका किताब का कहानी है? तो हूब जो है वो सोंध माटी किताब का है। हूब के लिखवैया के हथी? तो हूब के लिखवैया भी कौन है? सोंध माटी लिखने वाले विनोद कुमार हैं, तो हूब के भी विनोद कुमार है। दामोदर कौन कहानी के पात्र लगे? तो दामोदर जो है वो हूब कहानी का पात्र है। कौन किस कहानी का पात्र है, इससे जरूर क्वेश्चन बन सकता है। तो दामोदर कौन कहानी का पात्र है? तो हूब कहानी का पात्र है। दामोदर के बाप के नाम का रहे? तो दामोदर के पिताजी का नाम क्या था? गुरदयाल राम। दामोदर जो है इसमें उसके पिताजी का नाम था गुरदयाल राम। दामोदर कै गो भाई हलक? दामोदर कुल मिला के 7 भाई था। लेकिन जैसे ही दामोदर के पिताजी गुरदयाल राम मरते हैं तो 7 में से 6 भाई चल जाता है बाहर कमाने के लिए और घर में रह जाता है दामोदर। दामोदर के बाप दादा पूरा खानदानी जो थे वो किसके घर में काम करते थे? केकर घरे काम कर रहल थी? तो दामोदर के जो बाप दादा थे वो सब गुनेसर बाबू के घरे काम करते थे। गुनेसर बाबू एक जो है जमींदार टाइप के व्यक्ति हैं कहानी में, तो उन्हीं के यहाँ ये काम करते थे। कौन काम करवे खातिर दामोदर के डाकल थी? गुनेसर बाबू उसके घर आते हैं ठंडा में ठिठुरते और उसको चिल्लाते हैं। किस लिए? कि अरे दामोदर तनी घरे है? तो बोलता है हाँ घरे ही हो, क्या बात हो? तो बोलता है कि कुछ न तनी बारी चासेक है और हर जोत दे तनी। तो यानी कि बारी छिलना छलना है और क्या करना है? हर जोतना खातिर, हर जोतने के लिए बुलाते हैं। दामोदर केकर साथे घर में रहा हल? दामोदर किसके साथ घर में रहता था? तो दामोदर जो है वो
अपनी माँ के साथ रहता था। बाकी 6 भाई जो था चल गया था बाहर। दामोदर कहाँ जायला निकलल, लेकिन उनका काम करने के लिए जब नहीं आता है तो दूसरे बार जो दामोदर गुनेश्वर बाबू हैं फिर से आते हैं, और गुनेश्वर बाबू दूसरे बार आकर के उसको खूब बुरा भला बोलते हैं। भुइयाँ जात है, ऐसे है वैसे है, पूरा सुनाते हैं। ये बात उसको बुरा लग जाता है, और बुरा लग जाने के कारण दामोदर जो है वो चल जाता है हजारीबाग। कहाँ जाता है? हजारीबाग में। दामोदर कौन जाति के हरे? तो दामोदर जो था वो हरिजन जाति का था। ऐसे तो दामोदर यहाँ पे भुइयाँ जाति दिया है। दामोदर हजारीबाग में कौन काम शुरू करल? हजारीबाग जब जाता है तो वहाँ पे रहने खाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो वो शाम के समय क्या करता है? रिक्शा चलाने का काम करता है। तो दामोदर हजारीबाग में कौन सा काम करता है? रिक्शा चलाने का काम। कखनी रिक्शा चलवे हेल? तो दामोदर कब रिक्शा चलाता था? सांझ से आधा रात तक। सांझ से आधा रात तक रिक्शा चलाता था, और शाम के समय ही 6-7 बजे 2 ट्यूशन भी पकड़ लिया था, तो ट्यूशनों पढ़ाता था। इस तरह से अपना पढ़ता था, और दिन भर कॉलेज में पढ़ता था और शाम के समय ट्यूशन पढ़ा के रिक्शा लेके चलाता था। अबरी बछर बीए में कौन श्रेणी से पास करल? तो अबरी जो साल बीए कौन सा श्रेणी से पास किया? प्रथम श्रेणी पे। पास करने के बाद सोचा कि जा रहे हैं घरे, तो घरे जब वापस जाने लगता है तो पास करे घरे करके घरे घूरे घरी माए के का खरीदल? माए ला का खरीदल? तो माँ के लिए क्या खरीदता है? तो 2 किलो लड्डू ले लेता है और साड़ी। ठीक है, 2 किलो लड्डू और साड़ी खरीदता है माँ के लिए। कौन कंपटीशन पास करल? तो कंपटीशन को कौन सा पास किया रहता है? तो जब जाता है तो वो दरोगा कंपटीशन दे के जाता है। तो जैसे ही अपने घर सामान उमान साड़ी लड्डू उड्डू लेके जाता है तो रास्ता में उसको पेपर वाला मिलता है, तो एगो पेपर खरीदता है। पेपरवा में देखता है रिजल्ट, तो अरे दरोगा बन गलियो हम। तो इस तरह से दरोगा का कंपटीशन पास किए रहता है। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार साथ कहाँ गेल रहत? तो जब दरोगा बन गया उसके बाद फिर जब लेकिन घर आता है तो देखता है उसकी माँ बेचारी अंतिम सांस गिन रही है, और फिर वहीं पे मर भी जाती है। तो लेकिन जाते जाते उनको ये पता चल जाता है कि उसका बेटा बढ़िया नौकरी का दरोगा बन गया है। फिर वो गांव से चला जाता है। गांव से जाने के बाद फिर क्या होता है? वो अपना घर बसा लेता है शादी ब्याह करके। कुछ साल के बाद गुनेश्वर बाबू जो थे अपने परिवार के साथ कहाँ गए थे? तो वही पूछा है, गुनेश्वर बाबू अपन परिवार के साथ कहाँ गेल रहत? तो वो गए थे गंगा सागर तीर्थ में। गुनेश्वर बाबू कहाँ गए थे? गंगा सागर तीर्थ करने के लिए। लौटे घड़ी के बीमार पड़ गेल रहत? लौटते समय जब तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तो उस समय बीमार कौन पड़ गई थी? तो गुनेश्वर बाबू के माँ, गुनेश्वर बाबू की जो माँ थी वो बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ऑपरेशन ला कितना पैसा बोल रही थी? तो 4 दिन में, चूँकि शुरू में 4000 रुपया खर्चा हो गया था, लेकिन फिर बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तबे बचेगी बुढ़िया, नहीं तो नहीं बचेगी। तो इसलिए 5000 रुपया ऑपरेशन का खर्चा और लग रहा था। तो गुनेश्वर बाबू माथा धर के बैठ गए कि अब हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। तो हॉस्पिटल में गुनेश्वर बाबू के मदद के कर लाई? तो हॉस्पिटल में उस समय दामोदर देखता है गुनेश्वर बाबू के, तो दादा दादा कर ले, यहाँ के ऐसे कैसे बैठल ही तू? तो इस तरह से पूछता है, और वही फिर सब दामोदर जो है वो पैसा भी देता है गुनेश्वर बाबू को, मदद भी करता है। अस्पताल में गुनेश्वर बाबू परिवार साथे कै दिन रुकल थी? तो अस्पताल में कितने दिन रुके थे? तो 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। यहाँ देख रहे हैं 20 क्वेश्चन है इस एथी से, कहानी से, और इससे अंदर हमको नहीं लगता है कि कहानी से कोई क्वेश्चन बनेगा। हाँ, वर्ड से ज़रूर बन सकता है कि इस वर्ड का अर्थ क्या है, इस वर्ड के अर्थ क्या है। ठीक है, तो वो किसी और वीडियो में हम लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा लास्ट कहानी, 3 कहानी का हो गया। अब लास्ट जो कहानी है वो है ओद दीदा। ओद दीदा कहानी। ओद का मतलब होता है गीला या भींगा हुआ, और दीदा का मतलब आँख, मतलब आँखों में जब आंसू रहता है तो उसी का बात कहा गया है ओद दीदा, मतलब नम आँखें। अगर हिंदी में इसका समझे तो नम आँखें, इसका अर्थ क्या होगा? ओद दीदा मतलब नम आँखें। तो ओद दीदा कौन किताब एक कहानी लागे? ओद दीदा किस कहानी किताब का कहानी है? तो सोंध माटी का है। ओद दीदा के लिखवैया के लागा हथी? ओद दीदा के लिखवैया कौन है?
तो ओद दीदा का जो लिखवैया है वो है प्रोफेसर विनोद कुमार। कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। ओद दीदा के लिखवैया कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। ओद दीदा कैसन कहानी लागे? ओद दीदा जो है वो कैसा कहानी है? तो बोलेंगे छुआछूत समस्या पर। ओद दीदा कैसा कहानी है? तो ये छुआछूत समस्या पर आधारित कहानी है। चानो वाली कौन कहानी के पात्र लागे? तो चानो वाली जो किस कहानी की पात्र है? तो चानो वाली जो है वो ओद दीदा कहानी की मुख्य पात्र है। चानो वाली की बेटी के नाम का रही? तो चानो वाली जो रहती है उसकी जो दो बेटी रहती है, एक का नाम रहता है जिरवा और दूसरा का नाम रहता है रेशमी। तो चानो वाली की बेटी का नाम क्या रहता है? जिरवा और रेशमी। चानो वाली के बेटा के नाम का रहे? तो चानो वाली का एगो बेटा भी रहता है, उसका नाम रहता है कोल्हा। ठीक है। चानो वाली का नाम यहाँ चानो वाली क्यों पड़ गया? क्योंकि इसका जो मायके है ये औरत का वो है गांव चानो में। तो इसलिए क्वेश्चन है कि चानो वाली के गांव कहाँ रहे? गांव मतलब मायके कहाँ रहता है? तो वो चानो गांव से थी, तो इसीलिए सब उसका ओरिजिनल नाम भुला करके चानो वाली ऐसे बोलते रहता है। और कई बार तो चानो वाली मामा ऐसे कहता था। चानो वाली केकर घरे काम कर रहल थी? तो चानो वाली चूँकि बर्तन धोने, गोबर लिपने, बाड़ी बर्तन मतलब झाड़ू लगाने का काम करती थी। तो ये काम किसके घर करती थी? तो ये करती थी महतो परिवार के यहाँ। ठीक है। तो महतो परिवार के घर हमेशा रहती थी बेचारी और वहीं काम धाम करती थी, और भी गांव के एक आध गो आदमी के घर करती थी। चानो वाली कौची काम कर रहल थी? तो का काम करती थी वो? तो लीपे बाढ़े के काम, मतलब घर उर साफ करना, बाढ़ने का काम करती थी या फिर लिपने का काम भी करती थी। और ख़ासकर जब शादी उदी का माहौल आ गया, शादी होने वाला है वो घर में, तो उस समय तो ऐसा काम करती थी जैसे लग रहा है इसी के घर में शादी हो रहा है, ऐसा काम करती थी। चानो वाली केकरा अपन दूध पिला के पोसले हल थी? तो चानो वाली अपना दूध बचपन में पिलाई थी एगो बच्चा को। किसको? तो निर्मल महतो को। चानो वाली निर्मल महतो को, जब बच्चा था निर्मल महतो, उस समय अपना दूध पिला के और की थी। ठीक है। चानो वाली कौन जाति के रहे? तो चानो वाली किस जाति की थी? चानो वाली भूनी जाति की थी। कौन जाति? भूनी। कखनी में केकर बेटा के शादी रहे? तो कहानी में किसके बेटा का शादी था? तो सुकर महतो के बेटा के शादी था। किसका शादी? सुकर महतो के बेटा का शादी हो रहा था। रेशमी के सहेली के नाम का हलई? रेशमी के सहेली का नाम था सुगिया और हेमिया। रेशमी की दो सहेली जो उसको बुलाने के लिए आती थी कि एगो रश्मि चल गई घर अंगना ओजर करे बोलती है, तो वो कौन रहती है? सुगिया और हेमिया, दो गो रेशमी की सहेली बताई गई है। चानो वाली कितना पैसा लेके मेला घूरे गेल रहे? चानो वाली जो है उसके पास पैसा वैसा तो रहता नहीं है, तो 54 रुपया मतलब 25 पैसा। चवन्नी मतलब पहले के समय में चलता चवन्नी अठन्नी, तो चवन्नी जो है वो 25 पैसा होता है। तो 25 पैसा ले करके वो क्या होती है, अचरा में उसको बढ़िया से बांध के और जाती है मेला घूमने के लिए। और महतो परिवार का आदमी लोग सज धज के बढ़िया से जाता है। तो रास्ता में जब मिल जाती है चानो वाली, तो महतो परिवार को क्या बोलती है? एगो लड़ुआ लेके आने के लिए, लड्डू लेकर के आने के लिए। तो वही मेला से कौची लावेला कहलत थी? तो चानो वाली जो है वो महतो परिवार से मेला से क्या लाने के लिए बोलती है? एक लड़ुआ। ठीक है। और चानो वाली कै दिन बीमार रहल थी? चानो वाली कितने दिन बीमार हो गई? तो 5 दिन के लिए चानो वाली हो गई बीमार और अपना इलाज ये सब भी नहीं कराई, और फिर क्या हो गया? लास्ट में मर गई। चानो वाली के अंतिम इच्छा का हलई? चानो वाली का अंतिम इच्छा क्या था? कि नाती पुता टाइम के नदी धैर लानथिन और लोहरा काठी दे देथिन। मतलब जब मर जाएगी तो जितना भी उसका जिसके महतो परिवार के घर काम की है, उसका जो भी जिसको अपना नाती पोता मानती थी, वो लोग सब उसको ले जा कर के और अपने तरफ से एक लकड़ी दे देगा और उसको अंतिम संस्कार उसका कर देगा। चानो वाली कौची काम कर रहल थी? चानो वाली क्या काम करती थी? लीपे बाढ़े के काम करती थी। ये लगता है फिर से वही वाला रिपीट हो गया। मोरले बादे आदमी के का याद पड़े है? कोई आदमी अगर मर जाता है तो उसके बाद फिर क्या याद पड़ता है? तो वो याद पड़ता है उसका गुण।
ठीक है। आदमी का जो गुण रहता है वही सब याद करता है कि बड़ी अच्छा आदमी, हेलो भाई मर गलो लेकिन बहुत बढ़िया आदमी, साथे उठे बैठे वाला सामाजिक आदमी। भले जिंदा था उस समय 4 गो गरियाता है उसको, लेकिन मरने पर देखिए उसका तारीफ पे तारीफ, साथे खाए पिए वाला आदमी हलतू भाई। इस तरह से चानों वाली कैसन महिला रहती, चानों वाली जो है वो कैसन महिला थी, तो चानों वाली थी मसोमात महिला। मसोमात का मतलब क्या होता है, जिसका पति मर गया हो उसको मसोमात कहते हैं। तो मसोमात महिला थी। महतो के स्त्रीलिंग है, महतो का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो महतो का स्त्रीलिंग जब हम लोग बनाते हैं तो वो बनाते हैं महतवाइन। क्या बोलते हैं, महतवाइन। अब बुढ़ारी कौन रकमें संज्ञा लागे, बुढ़ारी जो है वो किस प्रकार का संज्ञा है, तो बोलेंगे बुढ़ारी से किसी का भाव पता चलता है, तो इसलिए वो भाववाचक संज्ञा हो गया। बुढ़ारी कैसा संज्ञा है, बुढ़ारी, बचपना, ये सब क्या है, भाववाचक है। रेशमी माय कही के केकरा डाके हल थी, कहानी में बहुत बार रेशमी माय, एगो रेशमी माय, एगो रेशमी माय कहता है सब। तो रेशमी माय किसको, तो रेशमी चानों वाली की बेटी थी, इसलिए चानों वाली को सब रेशमी माय बोल बोल के भी चिल्लाता था। ठीक है। चानों वाली कैसन लोक रहित, मतलब चानों आदमी कैसन महिला थी, तो जो महिला थी वो कैसा नेक नियत की थी, साफ नियत की थी और कम निहार, बहुत मेहनत से काम करने वाली। छुआछूत जैसन बेजाय रीत के ऊपर लिखल कहानी लागय, छुआछूत जैसा जो रीति रिवाज है, जो बिना क्या है, बेकार रीति रिवाज है, उसके ऊपर कौन कहानी लिखा गया है, उसके ऊपर है कहानी ओद दीदा, जिसके लिखवैया हैं प्रोफेसर विनोद कुमार। ओद दीदा शीर्षक के अर्थ की हवे है, ओद दीदा मतलब क्या होता है, तो नम आँखें हम लोग हिंदी में बोल दिए, इसको खोठा में ही बोलेंगे कैसे, लोर भिजुअल आँख। ओद दीदा का मतलब क्या होता है, लोर भिजुअल आँख। ठीक है, तो ये है ओद दीदा का मतलब। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 कहानियों से बनने वाले जितने भी सवाल हैं उसको एक ही वीडियो में कर लिए। अब जब भी आप ये वीडियो देखिएगा तो क्या होगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से छाहिर का भी एक वीडियो में कर लेंगे तो इस तरह से छाहिर का भी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी कहानी है वो सब का क्वेश्चन इसी तरह से एक एक वीडियो में आते जाएगा, ताकि एक वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाए। कहानी समझ नहीं आया होगा तो आप कहानी मेरे वीडियो में देखिए, बहुत अच्छे से समझाए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाइए, और इतना अच्छा अच्छा वीडियो बना बना के ला रहे हैं तो इसके लिए तो थोड़ा सा रिवार्ड मिलना चाहिए भैया। मेरा रिवार्ड यही है कि मेरा चैनल खाली सब्सक्राइब करके और बढ़ा दीजिए बस। तो चलिए, अगर अच्छा पढ़ा रहे होंगे तो अपने आप सब्सक्राइबर बढ़ते ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो शिष्ट गीत पढ़ना है, सोहान लागेरे जो पढ़ना है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, उसकी 10 कविताएँ हम लोगों को पढ़ना है, गीत, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। 15 जून तक टारगेट रखे हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर लेने का। अभी किताब ही नहीं आया है, बार बार ऑर्डर कर रहे हैं किताब लेने का, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से किताब नहीं आया, किताब आता तो और स्पीड में कर सकते थे, एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल करके। तो किताब के ही इंतज़ार में है। और तो कहानी कैसा लगा, मतलब कहानी तो आप सुन ही लिए हैं, तो क्वेश्चन आंसर कैसा लगा वो आप बताइएगा। धन्यवाद।